हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या PWR भी बोलते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बेसिकली प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है ये काफी सुपीरियर न्यूक्लियर रिएक्टर है, या एक तरह से कहें कि न्यूक्लियर रिएक्टर का ही एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये काफी सुपीरियर न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन है और यह मोस्टली यूज होता है। अभी हमारा जो भी रिएक्टर यूज हो रहा है उसमें मोस्टली इसी का हम लोग यूज करते हैं। इस वाले रिएक्टर में बेसिकली दो लूप होते हैं, एक प्राइमरी लूप और एक सेकेंडरी लूप। इस वाले फिगर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक प्राइमरी लूप है और एक पूरा का पूरा सेकेंडरी लूप है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा है, इधर प्राइमरी लूप पहला वाला और इधर इसके राइट साइड में सेकेंडरी लूप है। तो दो लूप होते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं इन दिस रिएक्टर वाटर इन द प्राइमरी लूप दैट इंक्लूड्स द रिएक्टर वेसल एंड हीट एक्सचेंजर in the steam generator is isolated from the water in the steam loop that includes the steam generator, the steam turbine and the condenser। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। इस वाले फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप रिएक्टर वेसल में, ये यहाँ पे रिएक्टर वेसल है जो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रिएक्टर वेसल्स में बेसिकली फ्यूल्स होते हैं, जिसको फ्यूल्स को हम लोग बर्न करते हैं। होता क्या है, फ्यूल को कैसे बर्न करते हैं, जैसा हमने पहले आपको बताया कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन होता है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जा करके देख सकते हैं। तो सेम वही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। बेसिकली यूरेनियम 235 के एटम के ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं, जिससे कि वो टूट जाता है। अनस्टेबल यूरेनियम 236 बनता है और टूट जाता है वो, और उससे क्या होता है, दो नए एटम्स बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता है। तो उसी हीट का यूटिलाइजेशन करते हैं। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कंट्रोल रॉड्स हैं जो एक तरह से कंट्रोल करती हैं रिएक्शन को। ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर लेती हैं और रिएक्शन को कंट्रोल करके रखती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रिएक्टर वेसल में हीट जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है प्रेशराइजर। देखिए, प्रेशराइजर का काम है हाई प्रेशर मेंटेन करके रखना, ताकि जो वाटर है वो, हमको पता है कि जो वाटर बेसिकली होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दे, लाइक 152 160 बार या 55-60 बार एज रिक्वायरमेंट, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफी बढ़ जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिससे कि वो ज्यादा टेम्परेचर पर भी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए प्रेशराइजर का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंड वाला पार्ट है स्टीम जनरेटर, और ये पूरा का पूरा कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो स्टीम जनरेटर में, यानी फर्स्ट वाले लूप में क्या होता है, पूरा का पूरा एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर एक तरह से आप मान लीजिए है। इसमें क्या होता है, स्टीम जनरेटर में सबसे पहले जो वाटर आता है यहाँ से, प्रेशराइज्ड वाटर, ये यहाँ पे बहुत सारी पाइप्स लगी होती हैं। इस पाइप्स के थ्रू वाटर फ्लो करता है, और वाटर जैसे ही इस पाइप के थ्रू फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा है, तो वाटर जो है, हाई प्रेशर वाटर जो है, उस हीट को एक तरह से एब्जॉर्व कर लेता है। और उसके बाद वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं स्टीम जनरेटर में। हीट एक्सचेंजर क्या करते हैं, उस हीट को वाटर को ट्रांसफर कर देते हैं और वाटर जो है पुनः स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो हाई प्रेशर वाटर है वो, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, और ये जो वाटर यहाँ पे स्टीम जनरेटर में अवेलेबल है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग फर्दर भेज देते हैं टरबाइन के ब्लेड्स पे। टरबाइन के ब्लेड्स पे जाने पे वो काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा है काइनेटिक एनर्जी स्टीम का, वो बेसिकली चेंज हो जाता है एक तरह से इलेक्ट्रिकल, एक तरह से वो काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। और उसको, ये टरबाइन बेसिकली कपल्ड होता है जनरेटर के थ्रू, जो कन्वर्ट कर देता है इस एक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर लेते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। यहाँ पे कंडेंसर आप देख रहे हो, जो टरबाइन से बेसिकली एग्जॉस्टेड स्टीम्स आते हैं उसको पुनः वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर बेसिकली कैसे वर्क करता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे कंडेंसर में वाटर फिर से नॉर्मल वाटर, जो एग्जॉस्टेड स्टीम है उसको वाटर में कन्वर्ट करता है, और फिर उसको हम लोग फीड वाटर के रूप में यूज कर लेते हैं, और फिर से उसको हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ऐसे बेसिकली ये वर्किंग है एक तरह से प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं
द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और PWR इज सेफर देन द BWR। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो है उससे ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो प्राइमरी लूप में एक कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर बंद होती है। ठीक है। द PWR इज आल्सो मोर इफिशियंट, ये ज्यादा इफिशियंट है BWR से, क्योंकि ये जो कन्वर्ट मोर ऑफ द थर्मल एनर्जी इनटू आउटपुट एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड डम्प्स लेस वेस्ट एनर्जी इन द इन्वायरमेंट, और बहुत ही कम अमाउंट में जो वेस्ट एनर्जी है उसको ये इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। और ये एक तरह से ज्यादा मॉडर्न रिएक्टर है किसके कंपैरिजन में, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जो एक ऑर्डिनरी वाटर होता है उसको ही हम लोग कूलेंट या मॉडरेटर दोनों के रूप में इसमें हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि ये हमको पता है कि जो ऑर्डिनरी वाटर है, एक सामान्य पानी जो है वो काफी इजीली और सस्ता भी होता है, अवेलेबल होता है, उसको हम लोग कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में यूज कर लेते हैं। The reactor is compact and its power density is 65 kilowatt per liter. This reactor reduces fuel cost by extracting more energy per unit weight of fuel. Less number of control rods are required. ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कम नंबर ऑफ कंट्रोल रॉड की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेरिजन टू BWR। स्टीम इज नॉट कंटेनमेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, जो स्टीम होता है उसमें हमारा रेडियो एक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिजन प्रोडक्ट्स रिमेन कंटेंट इन द रिएक्टर, दैट इज दे आर नॉट सर्कुलेटेड। अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ रिएक्टर इज हाई, इसका जो कैपिटल कॉस्ट है यानी जो अब हम इंस्टॉल करेंगे PWR को, तो एक तरह से इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगेगा, और इसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेसल की रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर को सस्टेन कर सके। ठीक है। द रनिंग कॉस्ट ऑफ रिएक्टर इज हाई, इसका रनिंग कॉस्ट हाई हो जाता है, और एज इट यूजेज इसमें इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करते हैं तो इसको रन करना थोड़ा सा कठिन होता है, कॉस्टली होता है एक तरह से। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज लो, इसका थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी थोड़ा सा लो होता है। एंड द इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम्स आर मोर सीवर, इसमें थोड़ा इरोजन और कोरोजन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे को और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो आपको साथ ला सकूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।